Hello, my dear beautiful kids. A very good morning and welcome back to our channel that is Arms Academy Digital. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. So, students, we already have covered two chapters that is life processes. Also, we have covered control and coordination. And now, in this session, we are going to discuss about our environment. ठीक है? So, इसमें आप देखोगे we have come up with very beautiful presentations वगैरह. So, आपको मतलब एनिमेशंस वगैरह होंगे तो आपको अंडरस्टैंड करने में चीजें अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसान जाने वाला है. सो प्लीज एंड तक ये लेक्चर देखना. ऑल्सो अगर आपको चाहिए कि लाइफ प्रोसेसेस एंड इवन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सो यू कैन गो टू अवर चैनल दैट इज आर्म्स एकेडमी डिजिटल. आई एम अगेन टेलिंग यू, वहां पर आपको पूरा यू कैन चेक ओवर देयर एंड आपको वीडियोस में पूरे लाइफ प्रोसेसेस की भी लेक्चर्स मिलेंगे. ठीक है, and you will also find the lectures on of control and coordination. ठीक है, आर्म्स जूनियर पे आप देखो बेसिकली वहां पर आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स. एनीवे, सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज आवर एनवायरमेंट. आवर एनवायरमेंट में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं. ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट एडिशन ऑफ वेस्ट टू द एनवायरमेंट. ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द चेन्स. ठीक है, फूड चेन, फूड वेब, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओजोन लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मेनी मोर थिंग्स. ठीक है, सो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. ठीक है, सो इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ये तो हमें ऑलरेडी आइडिया लग चुका है. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट एनवायरमेंट. ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप देखो आपके घर में जो ओल्ड पीपल है या आपसे जो बड़े हैं, ठीक है, वो बोलेंगे कि अभी एनवायरनमेंट वैसा नहीं रहा. पहले का एनवायरनमेंट क्या हुआ करता था, कितना फ्रेश एयर, कितना हेल्दी फूड एंड ऑल. ठीक है, अभी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं रहा है. ठीक है, तो एनवायरनमेंट इवन न्यूज़पेपर में भी आप पढ़ते हो तो एनवायरनमेंट वर्ड आपको बहुत बार दिख जाता है. ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट होता क्या है, बेसिकली होता क्या है वही अंडरस्टैंड करेंगे. राइट, तो दिस वर्ड यू ऑफन हियर हर्ड. ठीक है, वी हैव हर्ड दिस वर्ड ऑफन being used in television, newspaper and also by people around us. ठीक है, अपने आसपास के जो लोग हैं वो बोलते हैं एनवायरमेंट एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज है तो वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. बट उससे पहले आप देख सकते हो हमारी करतूत क्या हो रहा है. ये इतना सुंदर एनवायरमेंट है हमारे पास. ठीक है, बट हम ह्यूमंस, हमें अच्छा कुछ अच्छा नहीं लगता है ना, हमें उसमें गंदा ही करना पड़ता है. देखो हमारी डेली एक्टिविटीज की वजह से इतना सारा कचरा यू नो इकट्ठा हो रहा है. राइट, इन आवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट इज थ्रोन अवे फ्रॉम मॉर्निंग. ठीक है, सिंस वी वेक अप, वहां से लेकर टिल नाइट, जब तक आप सो रहे हो इतना कचरा आप पैदा कर रहे हो. उसकी वजह से आवर एनवायरमेंट इज गेटिंग डैमेज. और वो इसीलिए तो ओल्ड पीपल ये बोल रहे हैं, इसीलिए ओल्ड पीपल ये बोल रहे हैं कि पहले जैसा एनवायरमेंट बेटा अब नहीं रहा है. ठीक है, ये रीजन यही है कि आप कचरा इतना कर रहे हो. right, so we have seen that the food we eat is digested by various enzymes in our body. ठीक है, अब ऐसे environment में कुछ organic materials होते हैं like प्रोटीन है. राइट, जैसे अपने घर में मम्मी ने सब्जी वगैरह साफ कर दिया, जो भी बचा कुचा था वो फेंक दिया. ठीक है, देन फ्रूट वगैरह के जो पील्स होते हैं, ठीक है, केला खा लिया, बनाना खा लिया, उसका छिलका फेंक दिया. ठीक है, अनार खा लिया, उसके छिलके फेंक दिए. ये जो है दिस इज ऑल ऑर्गेनिक. इवन काउ डंग हो गया या फिर जो भी एनिमल्स वगैरह है उनका एक्सक्रीटा हो गया, ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है बेटा. इसको डाइजेस्ट किया जा सकता है. इट कैन बी डाइजेस्टेड बिकॉज इट हैज सर्टन सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इस पे एंजाइम की एक्शन अगर होगी तो दे विल बी ब्रोकन डाउन. तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इस फूड में? देर आर प्रोटीन्स, देर आर कार्बोहाइड्रेट्स, इवन फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह. दे कैन बी डाइजेस्टेड. ठीक है, वो डाइजेस्ट हो सकते हैं. देखो अपनी सुंदर थाली है ना, इसमें कितना सुंदर फूड रखा हुआ है, हेल्दी फूड. इसमें प्रोटीन्स आप देख सकते हो, दाल वगैरह है. कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है रोटी, एंड देन यू हैव राइस एज वेल. फैट का सोर्स है स्पून ऑफ घी. ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर. राइट, तो ये सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, इनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं? अगर आप देखो ट्रिप्सिन, हमारी डाइजेस्ट, जब आप ये फूड खाओगे बेटा, यू लीट प्रोटीन, यू लीट कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब जब खाओगे तो ऑब्वियसली आपके बॉडी में जो एंजाइम्स वगैरह है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मोर प्रिसाइजली, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इन फूड को ब्रेक डाउन करेंगे.
राइट। अब ये जो एंजाइम्स है दे आर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। अगर आप देखो कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अलग है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अलग है, ठीक है। देन कम्स फैट्स वगैरह, उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम अलग है, ठीक है। तो अगर ट्रिप्सिन की बात करो, ट्रिप्सिन जो है ये डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स, ठीक है। जो आप दाल वगैरह खा रहे हो उसमें क्या है, प्रोटीन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना ही चाहिए बिकॉज आपकी मसल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो ये प्रोटीन जब ट्रिप्सिन से बाइंड होता है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, राइट। देन लिपिड या फिर फैट्स को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए एंजाइम है लाइपेज, ठीक है। फैटी एसिड्स है ना, एंड ग्लिसरॉल में फैट को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। देन अगर बात करो कार्बोहाइड्रेट्स की, देर इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दिस इज एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इस पैनक्रियाटिक अमाइलेज से क्या बाइंड होगा, क्या खाते हो आप, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमाइलोज, ठीक है, या फिर स्टार्च बोल दो, दोनों एक ही चीज है। जैसे यहाँ पर स्टार्च बाइंड हुआ, दिस ग्रीन कलर स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस इज स्टार्च, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टली आ रही है, दिस इज स्टार्च, ये स्टार्च है, स्टार्च बाइंड हो गया। पैनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज, सिंपलर फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये फूड कैन बी डाइजेस्टेड। बट इन द नेचर हम डेली यूज में कुछ ऐसे भी कंपोनेंट, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर नॉट ऑर्गेनिक, ठीक है। वो ऑर्गेनिक है ही नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है ही नहीं, राइट। बेसिकली नेचर में, राइट, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स पड़ते हैं जैसे लीव्स वगैरह पड़ गए, है ना, लीव्स है। देन घर में जो कचरा था, ऑर्गेनिक कचरा, मैंने जैसे बोला फ्रूट पील्स हो गए, सब्जी साफ करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है वो, इवन काउ डंग वगैरह या फिर एक्सक्रीटा, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक है। इनको डाइजेस्ट करता कौन है, देर आर सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल एनवायरमेंट, वो इस ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करके, ब्रेक डाउन करके उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए तो हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह है, ठीक है, वो डाइजेस्ट कर लेंगे क्योंकि उनके पास सर्टन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। बट एज आई सेड देर आर सर्टन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एज वेल, सब्सटेंसेस भी ऐसे हैं जो आप डेली डेली रूटीन में यूज करते हो बट स्टिल they cannot be broken down into simpler substances because वो इनऑर्गेनिक है, सिंथेटिक है, लेबोरेटरी में बनाया है, इंडस्ट्री में बनाया है, तो उनको ब्रेक डाउन करना पॉसिबल है नहीं। इट इज एक्चुअली सम कंपोनेंट कैन बी ब्रोकन डाउन और डिग्रेड होते हैं बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ ईयर्स, ठीक है। इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स ओवर द पीरियड ये डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। बट जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिग्रेड होंगे उतना जल्दी वो नहीं हो पाते बिकॉज उनको डिग्रेड करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए वैसे एंजाइम जो बैक्टीरिया, फंगाई वगैरह है एनवायरमेंट में उनके पास होते ही नहीं है, ठीक है। तो वो ये जो कंपोनेंट्स है जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, कांच वगैरह है, ये सारे मटेरियल जो है दे आर इनऑर्गेनिक या फिर सिंथेटिक होते हैं। नेचर में ये डाइजेस्ट या डिग्रेड नहीं हो पाते क्योंकि उन पे डाइजेस्ट और उनको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया, फंगाई जो है नेचर में उनके पास एंजाइम्स ही नहीं होते, ठीक है। तो वो वैसे ही नेचर में पड़े रहेंगे या फिर अगर होते भी है डिग्रेड तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ लॉट ईयर्स, ठीक है, बहुत सारे ईयर्स लगेंगे उनको डाइजेस्ट होने में, राइट, right. So these enzymes cannot, sorry, these components cannot be broken down by enzymes because we do not have them, right. Because of them many human made materials, because of this many human made materials like plastics will not be broken down by the action of bacteria or other saprophyte। saprophytes क्या होते हैं बेटा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नेचर में, एनवायरमेंट में प्रेजेंट है और जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं एंड उनको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट दे आर क्लीनर्स ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट को क्लीन करेंगे बेसिकली, सैप्रोफाइट्स उनको बोला जाता है, राइट। तो सैप्रोफाइट प्लास्टिक को नहीं डिग्रेड कर सकते। इवन आप देख सकते हो देर आर सर्टन अदर कंपोनेंट्स, अदर मटेरियल्स जो कि सिंथेटिक होते हैं, ठीक है, ग्लास हो गया, ग्लासवेयर वगैरह, देन इवन
हेयर वगैरह भी बहुत सारा टाइम लेते हैं डिग्रेड होने में, फेदर वगैरह है वो ऑर्गेनिक तो है ही बट स्टिल दे टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? तो ऐसे कुछ सिंथेटिक कंपोनेंट्स होते हैं विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट डिग्रेडेड बिकॉज उन पे बैक्टीरिया एक्शन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास वैसे एंजाइम ही नहीं है, राइट? राइट, सो ये जो मटेरियल्स है उन पे कुछ फिजिकल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे हीट हो गया, ठीक है, विंड हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीजें, दीज आर फिजिकल प्रोसेसेस और फिजिकल फैक्टर्स विच एक्ट अपॉन बाय सच मटेरियल्स टू डाइजेस्ट देम और डिग्रेड देम, ठीक है? बट स्टिल although they are being degraded by physical processes, still it take a lot of years, ठीक है? इसको बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो प्लास्टिक है, हम्म हम्म, ये प्लास्टिक देखो ओवर द पीरियड ऐसा डिग्रेड होने वाला है, प्लास्टिक की बोतल, राइट? तो इनको क्या चाहिए, एक परसिस्टेंट लॉन्ग टाइम का पीरियड चाहिए, राइट? और फिजिकल, यू कैन से फिजिकल प्रोसेसेस या फिर फिजिकल एनवायरमेंट इनको चाहिए, जैसे प्रेशर वगैरह, हाई प्रेशर हो गया, हीट हो गया, राइट? तो ये सारी कंडीशन में ये क्या हो सकते हैं, डिग्रेड हो सकते हैं, बट उनको अगेन लॉन्ग टाइम दे परसिस्ट मतलब वैसे ही रहना, रिमेन, ठीक है? एम्बियंट मतलब प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है? सेट ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स लाइक हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, these are called ambient conditions. These are required for the breakdown or degradation of this material, ठीक है? राइट, नाउ सब्सटेंसेस, ऐसे भी कुछ सब्सटेंसेस है जो, जैसे हमने देखा कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं कुछ, वो डिग्रेड हो सकते हैं, ठीक है? तो सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय सैप्रोफाइट आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म उन पे एक्ट करके उनको डिग्रेड कर रहे हैं, ठीक है? इट इज इजी बिकॉज दे हैव सर्टन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो वो उनको डिग्रेड कर सकते हैं, बट स्टिल एज वी डिस्कस्ड अबाउट प्लास्टिक एंड ऑल, दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड, ठीक है? कैन नॉट बी, और वी से इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है? तो हाँ, जैसे इनमें क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल, लीव्स, पेपर, दीज ऑल आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है? जैसे इवन ह्यूमन या फिर एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, राइट? देन देर आर जैसे डेड बॉडीज वगैरह होती है, ठीक है, एनिमल्स की, इवन प्लांट के लीव्स वगैरह, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनको हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऑलराइट? सो अगेन वी सेड टायर्स वगैरह, अगेन हाँ, टायर हो गया, देन वी हैव थर्माकोल, प्लास्टिक बॉटल्स, राइट? प्लास्टिक के बहुत सारे मटेरियल्स भी होते हैं, राइट? तो ये सारे क्या है, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल बिकॉज दे आर नॉट ब्रोकन डाउन इन अ मैनर दैट ऑफ बायोडिग्रेडेबल एजेंट्स, ठीक है? जो हमने बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स देखे वो कैसे ब्रेक डाउन हो सकते थे, वैसे ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते। सो सब्सटेंसेज दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन द मैनर, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है? रिमेंबर दैट। उसमें आता है टायर्स वगैरह, कैंस आएंगे, एल्यूमिनियम कैंस वगैरह, है ना? आप कोला वगैरह पीते हो, राइट? बॉटल्स आएंगी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आएंगे, मेटल, स्क्रैप्स, ग्लासेस, एक्सेट्रा, ऑल दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है? बेसिकली क्यों इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है एंड दे रिमेन इन द एनवायरमेंट एज इट इज, बिकॉज दे आर इनर्ट, ठीक है? इनर्ट हो जाते हैं एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरमेंट। परसिस्ट मतलब ऐसे कि ऐसे पड़े रहना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, right? They may also harm different members, other members of the ecosystem. Ecosystem क्या होता है, उस पे हम आने वाले हैं, डोंट वरी, राइट? तो ये सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। जैसे अगर आप देखो, इनर्ट मतलब केमिकली इनएक्टिव, ये ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे एनवायरमेंट में, उन पे एयर का, समटाइम्स हीट का वगैरह इतना ज्यादा कुछ असर नहीं होता है, ठीक है? तो केमिकली इनएक्टिव रहेंगे, दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम, मतलब वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, क्योंकि उन पे किसी फैक्टर का असर ही नहीं हो रहा है, ठीक है? वो ब्रेक ही नहीं हो पाएंगे जल्दी, एंड इसके वजह से जो इकोसिस्टम में अदर मेंबर्स है, जैसे एनिमल्स वगैरह, ठीक है, फिशेस हो गए, देन देयर कैन बी सर्टेन एनिमल्स, ठीक है, डॉग, कैट वगैरह वगैरह, इन पे कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है? क्या हो रहा है वो हम देखेंगे आगे, राइट? राइट, देखो ये कैंस वगैरह, इनके डिग्रेडेशन हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो
क्वालिटी ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स इज डिग्रेडिंग, ठीक है, डिग्रेड हो रही है या फिर खराब हो रही है. देन इफ यू टॉक अबाउट दिस, सी यहाँ पर टर्टल है, टर्टल के मुंह में आपको दिख रहा है प्लास्टिक अटका हुआ है, फिशेस वगैरह की डेथ हो चुकी है ड्यू टू दिस ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि अक्यूमुलेट हो रहा है डिफरेंट, जैसे वाटर बॉडी में अक्यूमुलेट होता है, सॉइल में अक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है, एनवायरमेंट में अक्यूमुलेट होता जाएगा, जिसकी वजह से ये अदर एनिमल जो है इकोसिस्टम में उन पे बुरा असर पड़ने वाला है. ठीक है. नाउ ऑल ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल आते हैं, इवन सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, तो इनको मिला के, इवन ह्यूमन बींग्स, ऑब्वियसली वी आर ऑल्सो एनिमल्स, तो इन all living organisms as well as the physical factors or physical surroundings around these animals, they interact with each other and maintain a balance in the nature. ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, फिजिकल सराउंडिंग्स, दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहे हैं. देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस इन नेचर. ठीक है. देयर इज अ बैलेंस इन नेचर. अब ये जो हमने बोला नॉन लिविंग या फिर फिजिकल फैक्टर, जिसमें वाटर आता है, एयर है, सनलाइट है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, ऑल दिस फैक्टर, इनको हम एबायोटिक फैक्टर भी बोलते हैं. चलो कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे. इसी को हम इकोसिस्टम बोलेंगे. इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है. व्हाट इज द डेफिनेशन? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन एन एरिया विथ द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है, फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. क्या फॉर्म करेंगे? इकोसिस्टम. सो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम. ठीक है. तो लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, उसको पूरे, वो जो पूरा एनवायरमेंट बना रहे हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? इन द एनवायरमेंट बेसिकली कॉल्ड इकोसिस्टम. इनको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोल रहे हैं. ठीक है. Now, all these organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activities as well. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो जर्मिनेशन ऑफ सीड दिख रहा है, गेंडा है, ठीक है, उसका छोटा सा बच्चा, राइनो का छोटा बच्चा, रिप्रोडक्शन, राइट. So all living organisms interacting with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by abiotic components. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो भी एक्टिविटीज है, इवन रिप्रोडक्शन, देयर ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अराउंड देम. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को ही हम यहाँ पर बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स. क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसमें आते हैं टेम्परेचर, देन वी हैव रेनफॉल, विंड, सॉइल, राइट, देन मिनरल्स वगैरह जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ये सारे क्या है बेटा? दीज आर नथिंग बट एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक को ही हम नॉन लिविंग कंपोनेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है. बट दीज आर डिफरेंट बिकॉज दीज आर बेसिकली फिजिकल फैक्टर्स. ये क्या है? फिजिकल फैक्टर्स है. ठीक है. नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज नथिंग बट अबायोटिक फैक्टर. रिमेंबर दैट. क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, 1 मार्क के लिए आ सकता है. अबायोटिक कंपोनेंट्स के एग्जांपल दो. विंड, वाटर, एयर, मिनरल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ह्यूमिडिटी, ये सारे क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स, राइट. फॉर एन एग्जाम्पल, अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं. इकोसिस्टम की डेफिनेशन सबको समझ आई होगी. लिविंग प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या फिर कंपोनेंट जो है, उनमें जो इंटरेक्शन हो रहा है इन द एनवायरमेंट, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बेसिकली. अगर हम देखेंगे, कुछ नेचुरल इकोसिस्टम्स भी होती है, कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स भी होती है. ठीक है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास. वन ऑफ द इकोसिस्टम इज ओवर हियर इज अ गार्डन इकोसिस्टम. इसमें क्या दिखेगा आपको? गार्डन में अगर आप देखो तो देयर आर मेनी प्लांट्स. ठीक है. ग्रासेस वगैरह है, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स है, फ्रूटिंग प्लांट्स है. ठीक है. कुछ डेकोरेशन के प्लांट्स वगैरह होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह, इवन ऑर्नामेंटल मतलब फ्लावरिंग ओनली. ठीक है. देन यहाँ पर आप देख सकते हो इन्हीं प्लांट्स पे आपको बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं. इंसेक्ट हो गए, ठीक है, बटरफ्लाई जैसे वगैरह है ना, बग्स वगैरह, राइट, ये आपको देखने को मिलेगा. सो दिस इज द गार्डन इकोसिस्टम. यहाँ पर आपको दिखेगा बर्ड्स वगैरह भी मिलेंगे देखने को. ठीक है. फ्लावरिंग ट्रीज है, राइट, फ्रॉग्स है. सो ऑल दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स.
ठीक है, interact with each other and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. एनीवे, सो गार्डन इकोसिस्टम में ये सारी चीजें आपको मिलेगी. इसके अलावा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी है कुछ, और इनके बीच में क्या रहेगा, इंटरैक्शन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा. ठीक है, राइट. अदर एग्जाम्पल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, पॉन्ड्स इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम है. दीज ऑल आर नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरली प्रेजेंट होता है. ये किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचर में पहले से ही बना हुआ है या फिर नेचर बना लिया है. ठीक है, तो दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम. क्वेश्चन आ सकता है, यू नो, नेम टू नेचुरल इकोसिस्टम्स, 1 मार्क के लिए आ सकता है. फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह, दीज आर ऑल नेचुरल इकोसिस्टम्स. ठीक है. देन वी हैव क्रॉप फील्ड्स एंड गार्डन्स. दीज आर आर्टिफिशियल. क्रॉप फील्ड्स ह्यूमन मेड है, गार्डन्स आर ऑल्सो ह्यूमन मेड, मैन मेड. तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. फाइन, ऑलराइट. आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा व्हाट इज इकोसिस्टम एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. Now, we have seen in earlier classes that organism can be grouped into producer, फिर आता है कंज्यूमर जो उन पे प्रोड्यूसर पे फीड करेगा, फिर आते हैं डिकम्पोजर जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिग्रेड करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सस्टेनेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट. ठीक है, तो इस बेसिस पे कि वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ कैसे सस्टेन कर रहे हैं, उस बेसिस पे वी हैव प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. उसी पे एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. चलो, सो व्हाट वी, लेट अस डिस्कस और रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न. ठीक है, बिफोर. तो प्रोड्यूसर, बेटा प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो फूड को सिंथेसाइज करेंगे ऑन देयर ओन. ठीक है, दे विल सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल. जैसे आते हैं ग्रासेस, हियर यू कैन सी दीज आर ऑल ग्रासेस. ग्रासेस क्या कर सकते हैं, प्लांट्स है, ट्रीज है, ऑब्वियसली दे विल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस और खुद से खुद का खाना सिंथेसाइज कर सकते हैं, स्टार्च बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर में कौन कौन आता है, आपके जो भी ग्रासेस वगैरह है, इवन इवन सर्टन बैक्टीरिया. ठीक है, राइट, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. These organisms make organic compounds. हमने फोटोसिंथेसिस भी पहले पढ़ चुके हैं. इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को यूज करके प्लांट क्या करते हैं, अपना ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं. उसमें आता है जैसे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. दीज आर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. इनको यूज करके प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं. कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, यहाँ पर शुगर बनता है, स्टार्च. ठीक है, दैट इज ऑल्सो शुगर. तो ये कंपोनेंट कैसे बनेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, थ्रू फोटोसिंथेसिस. इट इज डन बाय प्रोड्यूसर्स. ये कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है. देखो, दिस इज द फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लीफ ने इसको क्या कर लिया, दे एंटर्ड इनटू द लीफ. ठीक है, फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड द क्लोरोफिल, these inorganic materials components are converted into carbohydrates and they बना oxygen, right? So this is the photosynthesis का process. This is photosynthesis. ये रहेगा आपको starch. ठीक है, ओके. तो फोटोसिंथेसिस आपको समझ आया होगा. तो प्रोड्यूसर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो ग्रीन प्लांट्स तो सभी फोटोसिंथेसिस करते ही है. इसके अलावा ब्लू ग्रीन अलगी. ठीक है, blue green algae are also example of producer. These are basically cyanobacteria. They perform the photosynthesis. See, these are plants, green plants, and this is the blue green algae which synthesize the own food material. ठीक है, दोनों के पास क्लोरोफिल है. क्यों ये फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, जिन जिनके पास क्लोरोफिल है दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल. ठीक है, तो ये ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae have chlorophyll, that's why they can photosynthesis. ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर. ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स वगैरह हो गए, इन दूसरे ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं, बिकॉज वो अपना खुद का खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते. दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर सस्टेनेंस. ठीक है, खुद को जिंदा रखने के लिए उनको इन प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहना पड़ता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. कैसे, अगर आप देखो, कुछ होते हैं एनिमल्स जो डायरेक्टली ग्रासेस वगैरह खाते हैं, उनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स. क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स. ठीक है, जैसे इवन इंसेक्ट्स भी इसमें आते हैं. तो ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड
आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर और ग्रासेस वगैरह, उनको जब खाएंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर हर्बीवोर्स, दे डिपेंड ऑन ग्रासेस प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड नीड, राइट। हर्बीवोर समझ आया होगा। देन देर आर सर्टन अदर एनिमल्स लाइक ओमनीवर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, ये इनडायरेक्टली डिपेंड है ऑन द प्रोड्यूसर। कैसे? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को कौन खा रहा है, माउस खा रहा है, और माउस को खाएगा आउल, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली, अगर आप देखो, इंसेक्ट तो क्या खा रहा था, ग्रास खा रहा था, और इसी इंसेक्ट को माउस ने खा लिया, तो इनडायरेक्टली दिस माउस इज डिपेंडेंट ऑन herbivores for their sustenance, ठीक है। तो they indirectly by feeding on other consumers are called consumers, ठीक है। anyway, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनडायरेक्टली फीड करते हैं ऑन अदर कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स, उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, मतलब ओमनीवर बोल सकते हैं या फिर कार्निवर बोल सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रासेस, ऑन हर्बी और यू कैन से ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड नीड, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कंज्यूमर आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर क्या करते हैं, ऐसे एनिमल जो ग्रासेस को डायरेक्टली फीड करते हैं। हर्बीवोर के बाद आते हैं आपके पास यू कैन से कार्निवोर। कार्निवोर क्या करते हैं, जो ये हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर पे फीड करते हैं, समझ आया। हर्बीवोर फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और इन्हीं हर्बीवोर पे फीड करते हैं दूसरे एनिमल, जिनको हम बोलते हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स आर स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट और चीफली डिपेंडेंट ऑन फ्लेश और मीट, ठीक है, ऑफ अदर एनिमल्स, राइट। यहाँ पर लायन का आपको एग्जाम्पल दिखेगा। थर्ड टाइप के कंज्यूमर होते हैं ओमनीवर्स। ओमनीवर्स क्या होता है, ओमनी मीन्स ड्यूअल, ठीक है, ये भी खा सकता है, वो भी खा सकता है, ठीक है, हम दोनों खा सकते हैं, राइट। बेसिकली ओमनीवर्स मतलब जो वेज फूड या फिर यू कैन से जो फ्लेश वगैरह भी खाते हैं, इसके अलावा प्रोड्यूसर या प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं, ठीक है। ओमनी मीन्स ड्यूअल एंड ओमनीवर्स मीन्स एन ऑर्गेनिज्म ईटिंग बोथ एनिमल एज वेल एज वेजिटेबल फूड, उनको हम बोलेंगे ओमनीवर्स, ठीक है। एगिटेरियन वगैरह ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है, वो तुम्हारे पास होता होगा, वो अलग चीज है, ठीक है। हमारे पास ये तीन ही टाइप के कंज्यूमर्स है। इवन वी हैव पैरासाइट्स एज वेल। पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, एंड दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम दोज एनिमल्स, ठीक है। जिस एनिमल पे ये डिपेंड है फॉर देयर फूड नीड्स, उसको होस्ट बोला जाता है, ठीक है। इवन दिस पैरासाइट कैन कॉज डिजीजेस इन द होस्ट, जिससे वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसमें वो डिजीज भी कॉज करके जाते हैं, ठीक है। देखो कैसे बुरे इंसान है। तो ये क्या करते हैं पैरासाइट, जैसे मस्कीटो इसमें आता है, यू हैव लाइस, है ना, टिक वगैरह, राइट। इवन सर्टन पैरासाइट जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, अस्कैरिस आपने पढ़ा होगा, राइट। तो ये सारे जो पैरासाइट्स है, दे लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, ठीक है, और उनमें डिजीज भी कॉज करके जाते हैं। एनिमल an animal or a plant that lives on or in another organism from which it gets its food always at the expense of the host, ठीक है। मतलब यहाँ पर host जो होगा, host will be always suffering, बेचारा, उसको दुख भी होता है, दर्द भी होता है, also उसका न्यूट्रिशन भी ये छीन लेते हैं, बहुत बुरे हैं, ठीक है। तो दिस इज पैरासाइट, ओके। इवन कुछ सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब बेसिकली जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, नेचर में पड़ा हुआ, एनवायरमेंट में पड़ा हुआ, जैसे कोई भी एनिमल है, उसकी डेड बॉडी है, प्लांट है, ठीक है, मतलब उसके लीव्स वगैरह है, तो उसको डिग्रेड करने का काम वो करते हैं, उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। नाउ they perform biodegradation basically. Now let us understand the concept of food chain. Let us understand the concept of food chain. अब हम food chain के बारे में डिस्कस करते हैं। How different animals are dependent on each other, different organisms are dependent on each other for their food needs, right? A series of organisms feeding on one another at various biotic level form a food chain. This is very important. You can be asked about the definition of
फूड चेन। ठीक है, फूड चेन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। रिमेंबर द डेफिनेशन, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन। ठीक है, दे फॉर्म्स अ फूड चेन। यहाँ पर आप देखो, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ग्रास है ना, उसको खाएगा कौन? यहाँ पर हमारे पास है हर्बीवोर। ठीक है, ये हर्बीवोर क्या करेगा? प्रोड्यूसर को खाएगा या फिर घास खाएगा, ग्रास खाएगा। और इसी को कौन खाएगा? दूसरा कार्निवर, दूसरा कंज्यूमर। ठीक है, लायन, टाइगर, ठीक है, वुल्फ वगैरह, ये इस हर्बीवोर को खाएंगे। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से रैबिट ग्रास, ग्रास को खाएगा रैबिट, रैबिट को खाएगा लायन, कार्निवर। ठीक है, तो दिस इज वन फूड चेन, सिंपलेस्ट फूड चेन यहाँ पर आपको दिखेगी, राइट। ओके, फूड चेन, अदर फूड चेन्स भी है हमारे पास, जैसे मेज। मेज को इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, जनरली लोकस्ट। ठीक है, कुछ ऐसा इंसेक्ट दिखता है वो। ठीक है, इंसेक्ट वगैरह खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। इंसेक्ट को कौन खाएगा? लिजार्ड वगैरह, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। लिजार्ड को कौन खाता है? स्नेक खाता है, टर्शरी कंज्यूमर हो गए। ठीक है, तो फूड चेन जो है बेटा आपकी 3 to 4 लेवल, ट्रॉपिक लेवल की हो सकती है। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ईच स्टेप, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये, ठीक है, दीज आर ऑल ट्रॉपिक लेवल्स। तो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। मेज और प्रोड्यूसर इज वन ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर इज अनदर ट्रॉपिक लेवल, थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर एक अगेन अनदर ट्रॉपिक लेवल है, स्नेक इज अ और टर्शरी कंज्यूमर इज अ नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कितनी ट्रॉपिक लेवल दिख रही है? 4 ट्रॉपिक लेवल दिख रही है। तो जनरली जो आपकी फूड चेन होती है, फूड चेन होती है, इट इज यू कैन से 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल लॉन्ग। ठीक है, ये सारी ट्रॉपिक लेवल्स आपको मिलेगी, राइट। एंड दिस इज ऑल ट्रॉपिक। क्यों बोला है ट्रॉपिक वर्ड? हम न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, राइट। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर फूड नीड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, फोटोट्रॉफिक है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स और द हेटेरोट्रॉफ्स फिक्स सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर। फूड चेन में क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स है, सबसे लोअर लेवल पे कौन से रहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स रहेंगे, जो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है, इनटू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं एंड मेक देयर ओन फूड। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा सोलर एनर्जी को यूज किया किसने? दीज आर प्लांट्स, और इन्हीं को हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप मतलब जो खुद का खाना खुद सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, इस सोलर एनर्जी को यूज करके इन्होंने क्या किया? अपना फूड, है ना, बेसिकली दे कन्वर्टेड दिस सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड दे सिंथेसाइज द फूड। ठीक है, यहाँ पर सोलर एनर्जी का ओनली 1% ऑफ एनर्जी इज गेन्ड और टेकन अप बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो ऑटोट्रॉफ या ग्रासेस वगैरह दिख रहे हैं, ओनली 1% एनर्जी इज रीचिंग टू द प्रोड्यूसर्स और ग्रासेस वगैरह। ठीक है, राइट। अब ये ग्रासेस को कौन खाएगा? अगेन ग्रास ओपर ने खा लिया, इट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जब ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, ड्यूरिंग दैट टाइम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड इन द एनवायरमेंट। समझ आया? अब जब ये ग्रास ओपर इस ग्रास पे फीड करेगा तो कुछ एनर्जी तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। यहाँ पर आपको ये जो रेड आवर दिख रहा है, दिस इज अबाउट द लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज फॉर द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी इज लॉस्ट। देन यहाँ पर आपको देखो ग्रास ओपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। तो जो भी एनर्जी है ग्रास ओपर में, जो एनर्जी थी, कुछ एनर्जी इसको मिली, सेकेंडरी कंज्यूमर या फ्रॉग को मिली, बट एट द सेम टाइम सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी, हीट एनर्जी लूज हो गई। फिर से इस फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। तो स्नेक में तो फ्रॉग की कुछ एनर्जी मिलेगी मिलेगी, बट ऑल्सो द एनर्जी इज रिलीज इन द एनवायरमेंट। स्नेक को कौन खा रहा है? वल्चर वगैरह है, हॉक है। ठीक है, टॉप लेवल के कार्निवर बोल सकते हो आप इनको। तो यहाँ पर भी स्नेक से जब हॉक में एनर्जी आएगी, फिर जब हॉक फीड करेगा स्नेक पे, तो कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज भी होगी, प्लस कुछ एनर्जी इसको हॉक को भी मिलेगी। इसके बाद जब ये टॉप कंज्यूमर्स या टॉप लेवल कंज्यूमर दे डाई, आफ्टर देयर डेथ, जो भी वेस्ट मटेरियल और या फिर जो भी उनकी डेड बॉडीज है, उनका डिग्रेडेशन होने के बाद
इनमें जो भी मटेरियल्स थे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह थे, कंपोनेंट्स थे, वो सारे सॉइल में मिक्स हो जाएंगे। सॉइल से फिर से कहा जाएंगे ये, सॉइल में कौन ग्रो करता है? प्रोड्यूसर, प्लांट्स, ट्रीज ग्रो करेंगे, ठीक है, ग्रासेस वगैरह। तो फिर से ये एनर्जी कहा जाएगी, कुछ एनर्जी ऑब्वियसली will be lost in the environment and some energy will be again gained by these ऑटोट्रॉप्स, या फिर उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलो, नॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोलो, या फिर उनको ऑटोट्रॉप्स बोलो, ग्रासेस बोलो, सारी चीजें एक ही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एनर्जी इज लॉस्ट एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, एट ईच स्टेप, ठीक है। हियर यू कैन सी इट, राइट। सो here you can see another thing कि एनर्जी का जो फ्लो है, इट इज ऑलवेज अ यूनिडिरेक्शनल फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। यहां से एनर्जी फ्लो हुआ ऊपर ग्रासओपर में, ग्रासओपर से गया फ्रॉग में, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से वल्चर, फिर डिकम्पोजर एंड फिर से बैक टू द ग्रास। तो इट इज ऑलवेज यूनिडिरेक्शनल, एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज यूनिडिरेक्शनल और ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, ठीक है, समझ आया? दिस इज द फूड चेन। However, we know that when one form of energy is changed into another, some energy is lost in the environment in the form which cannot be used again, ठीक है। अब अगेन वही चीज दोहरा रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। Here you can see सन से, और जो एनर्जी है वो कहाँ आ गई? प्रोड्यूसर में। ओनली 1% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल और गेन्ड बाय द प्रोड्यूसर, बाय द सन, ठीक है। सन से जो भी एनर्जी आ रही है उसका कितना परसेंट यूज कर लिया ग्रासेस ने? ओनली 1%, राइट। अब ग्रासेस पे जब ग्रास ओपर फीड करेगा, कुछ एनर्जी लूज हो रही है, और ये एनर्जी फिर से यूज नहीं हो सकती बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिलीज इन द एनवायरमेंट। फिर से ग्रास ओपर पे जब फ्रॉग फीड करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी जो कि कोई काम की नहीं रहेगी फिर से, ठीक है। तो हर लेवल पे आपको एनर्जी लॉस होते हुए दिख रहा है, विच कैन नॉट बी यूज अगेन, फाइन, right? Now the green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of energy of sunlight, falls on their leaves and convert it into food energy, chemical energy में उसको convert कर देते हैं। सोलर एनर्जी कितनी परसेंट? 1% एनर्जी वो क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, उसमें से वो जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इनटू फूड एनर्जी, या फिर उसको केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है, राइट। सी 1% ऑफ एनर्जी इसको कन्वर्ट कर दिया फूड एनर्जी, ठीक है। फूड एनर्जी मतलब ग्लूकोज बन गया इससे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय कंज्यूमर्स, अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है। हमने देखा था कि हर लेवल पे कुछ ना कुछ एनर्जी लूज होगी, तो यहाँ पर एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट। कहाँ रिलीज होगी? एनवायरमेंट में रिलीज होगी। some amount of energy goes into digestion and some amount goes some amount of energy is used in daily activities, doing work, and some amount of energy is used in growth and reproduction, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेन, जो कंज्यूमर्स है बेसिकली, उनमें जो प्रोड्यूसर से एनर्जी मिली है, उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो मतलब ग्रेट अमाउंट यू कैन से, इज लॉस्ट इन द एनवायरमेंट। फिर बचा हुआ एनर्जी जो है वो कुछ एनर्जी डाइजेशन में यूज होगा, कुछ काम करने में या डेली एक्टिविटीज में यूज होगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जी का जो है पूरी तरीके से क्या हो रहा है? यूज हो रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये काउ है, काउ ने क्या किया? फीड किया ऑन प्रोड्यूसर्स, ठीक है। कुछ एनर्जी इसको मिली है काउ को, कुछ रिप्रोडक्शन में यूज हो गई, ग्रोथ में यूज हो गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। कुछ एनर्जी तो ऑलरेडी क्या हुई थी? लूज हुई थी इन द एनवायरमेंट फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। तो यहां पर अगर आप देखो, जो एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जा रही है, वो कितनी परसेंट जा रही है, वो हमें देखना है। इट इज ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज गोइंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब प्रोड्यूसर से ग्रासहोफर में कितनी एनर्जी जाएगी? जितनी भी ग्रासेस में एनर्जी है, प्रोड्यूसर में एनर्जी है, उसका बस 10% नेक्स्ट लेवल में जाएगा, मतलब ग्रास होपर को जाएगा। जब ग्रास होपर पे फ्रॉग फीड करेगा, फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी जाएगी? ओनली 10% ऑफ ग्रास होपर्स एनर्जी विल बी रीचिंग टू द फ्रॉग, ठीक है। तो ओनली 10% अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन ईच स्टेप एंड रीचेस द नेक्स्ट लेवल ऑफ
consumers. ठीक है, तो only 10% of energy will be reaching to the next level. Fine, so this is how it happens. ये देखो grasses है, फिर है अपने पास प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोर वगैरह आ गए, उसमें डियर है, देन वी हैव रैबिट वगैरह। अगर सपोज ग्रासेस के पास 1000 यूनिट्स एनर्जी है तो उसका 10% मतलब ओनली 100 यूनिट्स एनर्जी विल बी गेन्ड बाय दिस प्राइमरी कंज्यूमर। फिर 100 यूनिट में से अगर 10% की बात करो तो ओनली 10 यूनिट्स विल बी गेन्ड बाय सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर के पास कितना जाता है? ओनली 1% और 1 यूनिट यू कैन से, क्योंकि 10% ही जा रहा है ना, 10 का 10% कितना हुआ? 1, राइट? तो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी विल बी देयर, ठीक है? सो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल is like this. Only 10% of energy is reaching to the next tropic level, is gained by the next tropic level. ठीक है, डन। 1000 यूनिट का 100 यूनिट, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, if the amount of energy in primary consumers is 100 or you can say 200, चलो, amount of energy in primary consumers is 100, how much amount of energy is reached by tertiary consumer और gained by, how much amount of energy is gained by tertiary consumer? तो क्या होगा इसका आंसर? अगर 200 यूनिट्स यह मिल रहे प्राइमरी कंज्यूमर को, तो उसका आप क्या करोगे? 10% अगर करोगे तो मिल रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर को 20 यूनिट्स, ठीक है? अगर उसका भी 10% करोगे तो ओनली 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज रीचिंग टू टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है? टर्शरी कंज्यूमर। फाइन, सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी हैपेंस, ठीक है? यहाँ पर ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज रीचिंग टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। नाउ फूड चेन जो है जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 to 4 स्टेप्स। 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल होती है जनरली, बिकॉज क्योंकि हर टाइम 10% ही एनर्जी क्या हो रही है? नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पास ऑन हो रही है, तो उसके वजह से यहाँ पर फूड चेन जो है ये एटलीस्ट बेटर क्या है कि 3 to 4 स्टेप्स की या 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल की ही हो, ठीक है? तो ग्रास को ग्रासओवर खा रहा है, ग्रासओवर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, ठीक है? सो दिस इज अ वन फूड चेन, ठीक है? Since so little energy is available for the next level of consumer, only 10% ही अवेलेबल है नेक्स्ट लेवल के लिए, तो ऑब्वियसली जितनी छोटी चेन होगी उतना बेटर है। ताकि क्योंकि अगर देखो यहाँ पर पहली वाली जो फूड चेन थी हमारी, अच्छा चलो इसमें हम क्या कर लेते इसी, यहाँ पर ग्रासेस में सपोज 1000 किलो कैलोरी की एनर्जी थी, उसमें से गया ग्रासओवर में, ग्रासओवर में 10% कितना होगा? 1000 का 10% 100 किलो कैलोरी आ गई ग्रासओवर में। 100 किलो कैलोरी का 10% करो, क्या आ गया? 10 किलो कैलोरी, वो गया फ्रॉग में। इसका फिर से 10% करो तो स्नेक में कितना होगा? स्नेक में कितना आएगा? ओनली 1% किलो कैलोरी। अगर आप और एक लेवल बढ़ाओगे ट्रॉपिक लेवल, सपोज मान लो स्नेक को खाया वल्चर ने, टॉप कार्निवर, ठीक है? तो नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें 0% एनर्जी जाएगी क्या? 1 का 10% क्या करोगे आप? ऑलरेडी स्नेक के पास ही 1% आ रहा है, तो बेटर है कि जितनी छोटी चेन हो, जितनी लेस ट्रॉपिक लेवल हो, उतना एनर्जी नेक्स्ट लेवल में मिल जाएगा। बेसिकली उतना ही मिलता है, बट स्टिल अगर 5 या 5 से ज्यादा लेवल की चेन है, फूड चेन है, तो उतना कुछ फायदा नहीं, उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी नेक्स्ट लेवल को, ठीक है? इससे आगे वाली ट्रॉपिक लेवल को वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है? दैट इज वाई ओनली 3 और 4 लेवल और ट्रॉपिक लेवल क्या होना चाहिए? फूड चेन होना चाहिए। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 tropic level. That is the reason why 4 tropic level food chain is better at max, ठीक है? Because आगे वाली जो लेवल होगी 5th ट्रॉपिक लेवल, 6th ट्रॉपिक लेवल, उनमें उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है? देखो, डन, समझ आया? देखो बहुत कम एनर्जी मिल रही है, 0.01% ओनली, ठीक है? सो दिस इज वेरी लिटिल एनर्जी इज गेन्ड बाय द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, 5th या 6th ट्रॉपिक लेवल। दैट्स व्हाई there are generally a greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of producers, ठीक है? If you see in every trophic level हमेशा सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? प्रोड्यूसर का।
producer is as you can say is more in number always in the food chain, हमेशा उनका नंबर ज्यादा होगा, right, as compared to other trophic levels, right, it will be greatest in number. यहाँ पर grasses देखो, उस पे फीड करने वाले देखो, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर देख लो, right, so this is how always the producer will be more in number, ठीक है, producers. Next, the length and the complexity of food chain vary greatly. Length vary हो सकती है, 4 trophic level की हो सकती है, 5 6, ठीक है, it can vary, 3 trophic level की भी हो सकती है. So there is no fixed length of your food chain, right? Length and complexity of the food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kind of organism, which in turn are eaten by several other organism. Means यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रासोपर को फ्रॉग खा रहा है, ठीक है, ग्रासोपर को फ्रॉग खा रहा है, इवन फ्रॉग कैन ईट अदर इंसेक्ट्स आल्सो, और इसी फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, एज वेल एज यू कैन सी क्रोकोडाइल भी खा रहा है उसको, राइट? तो एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को खा रहा है, और इन टर्न वो कंज्यूमर भी दूसरे अदर कंज्यूमर से खाया जा रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ठीक है. तो एक कंज्यूमर, ये वाला कंज्यूमर की बात हो रही, ये दूसरे कंज्यूमर को खा रहा है, इन टर्न इसी कंज्यूमर को बाकी कंज्यूमर भी खा रहे हैं, लाइक स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स, ठीक है. सो दिस इज एग्जांपल, वी कैन सी दैट अ फ्रॉग eats insect and in turn it is being eaten by snake as well as crocodile, ठीक है, उसको क्रोकोडाइल भी खा रहा है एंड स्नेक भी खा रहा है, ठीक है. दूसरा एक एग्जांपल अंडरस्टैंड कर लेते हैं. देखो, दिस इज अ रैबिट कैरेट खा रहा है एज वेल एज लेटिस भी खा रहा है. इसी रैबिट को कौन खा सकता है? देयर इज अ फॉक्स, वल्चर, ईगल, ठीक है, ये भी उसको खा सकते हैं, ठीक है. सो ऐसा फिक्स नहीं है कि कंज्यूमर्स कैन ईट अदर कंज्यूमर ऑल्सो इन्हीं कंज्यूमर को हायर कंज्यूमर्स भी खा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हायर कंज्यूमर भी खा सकते हैं, ठीक है, राइट. So better, instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching line called as food web. इसी को हम क्या बोलते हैं? food web. यहाँ पर आप देख सकते हो many different organisms are interrelated. They are interrelated. They can eat many other consumers, many other organisms, and also themselves will be eaten up by other higher consumers. ठीक है, वो खुद भी दूसरों से खाए जा रहे हैं, और दूसरों को खाते भी हैं, ठीक है. इसी को हम बोलते हैं फूड वेब. दिस इज कॉल्ड फूड वेब, राइट. फूड वेब समझ आया होगा. फूड वेब की डेफिनेशन पूछी जाती है, राइट. तो क्या है? इट इज रिलेशनशिप, ठीक है, or you can say many food chains are interrelated, interlinked with each other, where one consumer is eating other consumers, also it is eaten up by other higher consumers. इसको हमने क्या बोल दिया? फूड वेब बोल दिया, ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, सपोज एज वी स्प्रे, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, केमिकल्स हो गए, हम प्लांट पे बहुत स्प्रे करते हैं. अब ये जो स्प्रे वगैरह है, केमिकल्स वगैरह है, ये सारे वाटर थ्रू कलेक्ट होके कहा जाते हैं जो वाटर बॉडीज है, लाइक रिवर हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज, राइट, इनमें जाके मिल जाएंगे. तो ऑब्वियसली ये केमिकल्स अगर पानी में मिक्स हो रहे हैं, वाटर में जाके मिल रहे हैं, तो पानी में रहने वाले, मतलब वाटर में रहने वाले एनिमल्स भी क्या हो जाएंगे? पोल्यूटेड हो जाएंगे, ऑब्वियसली, बिकॉज समवेयर दे आर ऑल्सो गेनिंग दैट फ्रॉम द वाटर. उनके बॉडी में वो एंटर कर रहे हैं वाटर थ्रू, राइट. तो अब क्या होगा? देखो, जैसे फूड की आप सॉरी वाटर की अगर आप देखो फूड चेन, तो इसमें आप देखो वाटर है, उसको कौन कंज्यूम कर लेगा या फिर इन्हें ले लेगा इनसाइड? जू प्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, वो, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह, दे विल टेक अप दिस वाटर. अब ये वाटर में सपोज कोई केमिकल है, ये कितना था? 0.000003 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 3 पार्ट्स, इतने 0.0003 पार्ट्स पर मिलियन, इतना ही था. अब वो क्या हो गया? सारे जू प्लैंक्टन में इकट्ठा हो गया, ठीक है. धीरे धीरे ये वाटर से कहा गया, जू प्लैंक्टन में गया. जू प्लैंक्टन मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब ये जू प्लैंक्टन में कितना है? 0.04 पार्ट्स पर मिलियन. इन्हीं प्लैंक्टन पे कौन फीड करता है? जो स्मॉलर फिशेस है, राइट. तो स्मॉलर फिशेस जब प्लैंक्टन पे फीड करेंगे, तो ऑब्वियसली उन प्लैंक्टन में ऑलरेडी वो केमिकल प्रेजेंट था,
तो वो केमिकल जो है प्लैंकटन के थ्रू कहा जाएगा, स्मॉल फिशेस में जाएगा. नाउ इट इज 0.5 पार्ट्स पर मिलियन. जब स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगे तो ये केमिकल लार्ज फिशेस में भी जाएगा. ठीक है, 2 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, क्योंकि फूड ज्यादा खा रहे हैं ना, ऑब्वियसली स्मॉल फिशेस बहुत ज्यादा फूड जू प्लैंकटन खा रहे हैं, नंबर जू प्लैंकटन की ज्यादा खाए जाएगी. ठीक है, देन साइज बड़ी इनकी. लार्ज फिशेस, जो नंबर ऑफ स्मॉल फिशेस खाए जा रहे हैं बाय लार्ज फिशेस विच इज मोर. ठीक है, देन अगर अगेन लार्ज फिशेस पे कौन फीड करता है? इवन ह्यूमंस आल्सो ईट देम समटाइम. जो बर्ड्स वगैरह है वो भी खाते हैं. तो ऑब्वियसली उनमें क्या हो जाएगा, ये जो लार्ज फिशेस में केमिकल्स थे वो फिर से ऊपर वाली लेवल में, ऊपर की ट्रॉपिक लेवल में क्या होंगे? अक्यूमुलेट होंगे. ठीक है, सो दिस इज अक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. दिस इज नथिंग बट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. ठीक है, देखो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट वगैरह केमिकल स्प्रे करे जा रहे हैं, ठीक है, वो कहा जा रहा है फूड चेन में एंटर करते हैं. कैसे एंटर करते हैं? पहले ये वाटर थ्रू. ठीक है, दिस केमिकल्स फर्टिलाइजर्स विल रन ऑफ थ्रू वाटर, मिक्स विद द वाटर. ठीक है, वाटर में जाएंगे, वाटर बॉडीज में जाएंगे. ठीक है, और फिर वहां से वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स है उनकी बॉडी में एंटर करेंगे. इफ दे आर ईटन अप बाय अदर हायर कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो ह्यूमंस, तो ह्यूमन के बॉडी में भी वो क्या हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे. दीज केमिकल्स आर वॉश डाउन इन टू द सॉइल और इन टू द वाटर बॉडीज. दीज केमिकल्स अगेन फ्रॉम देयर are absorbed by plants and animals. As these chemicals are not degraded, they are not degradable chemicals है ये, they accumulated progressively at each tropic level. ठीक है, जू प्लैंकटन में देखो छोटा था, कम अमाउंट थी. वैसे जू प्लैंकटन से जब स्मॉल फिशेस में जाएगा तो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ती जा रही, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है. ठीक है, केमिकल का. राइट, फिर फिशेस में आएंगे. This phenomena is called as biological magnification. Concentration of chemicals from one tropic level to the next tropic level progressively. This is called biological magnification. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं biological magnification. राइट, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओजन लेयर. ओजन कैसे फॉर्म होता है? ओजन का अगर फॉर्मूला देखो O3 है. ठीक है, मतलब इसमें 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ है. ठीक है, या फिर 3 नेसेंट ऑक्सीजन बोल सकते हो. ठीक है, यहाँ पर देखो O3 कैसा बना है. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है. ठीक है, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज स्प्लिटेड इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज. उसका क्या हो गया? स्प्लिटिंग हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ? O2 लिखते हो ना आप ऑक्सीजन के लिए, O2. तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन है O2 में, तो उसमें से एक ऑक्सीजन जब सनलाइट आएगी, यूवी रेज आएंगे, तो ये O2 इज ब्रोकन डाउन और इससे O साइड हो गया, O साइड हो गया, मतलब नेसेंट फ्री ऑक्सीजन बन गए. तो इसमें से एक ऑक्सीजन O2 में मिल गया. ठीक है, मतलब बन गए O3, बन गया आपका ओजोन लेयर. ठीक है, ओजोन बन गया. ठीक है, अगर ओजन की बात करो, हाँ, ओजन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ये रहा एक ऑक्सीजन, नेसेंट फ्री ऑक्सीजन प्लस O2, इनसे बनेगा आपका O3, दैट इज ओजोन. राइट, क्या बना आपका? ओजोन बना है. राइट, O2 जो है, इट इज नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन, इज इसेंशियल फॉर एरोबिक लाइफ फॉर्म्स. ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमें जरूरी है, इसेंशियल है फॉर एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब रेस्पिरेशन वगैरह में हमें जरूरी है. बट वेयर ओजोन इज डेडली और पॉइजनस. ठीक है, ओजोन इनहेल नहीं कर पाओगे, बेसिकली ये डेडली होता है, पॉइजनस होता है, तो ये हमारे ब्रीदिंग वगैरह के लिए कोई काम का नहीं. हाउएवर ये हायर लेवल पे क्या करता है? एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर फॉर्म करने का काम करता है, विच इज बेनिफिशियल. ठीक है, ओजोन लेयर क्या होता है? बेनिफिशियल होता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन्स यूवी रेज. ठीक है, हार्मफुल रेज. अर्थ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. कौन? ये ओजोन लेयर. राइट, सो इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन. यूवी रेडिएशन से अर्थ को बचाता है. ठीक है, दिस इज एटमॉस्फेयर. सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर 48 किलोमीटर फ्रॉम द ओजोन लेयर. ठीक है, वो दिया है, उसका है नहीं. नाउ ये जो रेडिएशन है यूवी रेज, दे आर हाईली डैमेजिंग और हाईली डेंजरस
फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपकी स्किन पे पड़ते हैं, तभी तो बोला था सनस्क्रीन पहनो, बिकॉज अभी ओजोन लेयर धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यूवी रेज आर एंटरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से कैंसर, स्किन कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली, राइट, बिकॉज दे आर एंटरिंग और दे आर पेनिट्रेटिंग योर स्किन, स्किन की लेयर में जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, म्यूटेशंस होंगे, कैंसर होगा, ठीक है। तो ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन है, यहाँ पर आप देखो, यूवीए, यूवीबी, दीज आर कैंसरस, ठीक है। ओजोन जो है ये क्या करेगा, आपको बचाएगा फ्रॉम दिस यूवी रेज, इट विल ब्लॉक द यूवी रेज फ्रॉम रीचिंग टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये जो है दिस इज ऑल ओजोन लेयर, ये क्या कर रहा है, सन से यूवी रेज जो आ रहे हैं उनको क्या कर रहा है, रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है अर्थ की सरफेस पे पहुंचने से, दैट मीन्स इट इज प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, लाइक दैट। यहाँ पे देखो, हैप्पी एनिमल्स एंड हैप्पी प्लांट्स यू कैन सी, ओके, राइट। Now the amount of ozone in the atmosphere has begun to drop sharply in 1980s, ठीक है। 1980 में क्या हुआ, ये जो ओजोन लेयर है ये पोल्यूशन हो गया, रीजन भी आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके वजह से डिग्रेड होने लग गई। डिक्रीज का जो रीजन है, डिग्रेडेशन का जो रीजन है ओजोन लेयर के, दैट इज ड्यू टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होता है, जो आप एसी यूज करते हो, जो आप रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हो, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करते हो, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसकी अमाउंट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे सीएफसी बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली ओजोन लेयर डिप्लीट होता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर ओजोन लेयर कम हो गया तो ऑब्वियसली यूवी रेज विल रिच टू द अर्थ सरफेस, और जिसके वजह से स्किन कैंसर जैसे एंड अदर cancers also can happen due to the reaching of UV rays to the surface of earth, ठीक है। इन 1987, ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म याद रखना है, succeeded in forging an agreement to freeze CFC production in at 1986 level, ठीक है। 1986 में क्या किया गया, सॉरी 1987 में क्या किया गया, एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया बाय यूएनईपीज, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन सीज या फ्रीज करने का क्या किया गया, डिसीजन लिया गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द अर्थ एंड टू डिक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। ऑलराइट, सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अभी। तो वी नो दैट, हम देख पा रहे हैं कि हमारे अराउंड जो एनवायरमेंट है इट इज गेटिंग पोल्यूटेड, उसमें जो भी हम ऐसा कचरा कर रहे हैं जो कि डिग्रेडेबल नहीं है, राइट, इवन दो वी नो स्टिल वी यूज देम अगेन एंड अगेन। ऐसे कुछ मटेरियल्स है जो डिग्रेड नहीं हो पाते, स्टिल वी आर यूजिंग देम, जैसे कैंस हो गए, ठीक है, थर्मोकॉल है, देन प्लास्टिक है, ऑब्वियसली, ठीक है, प्लास्टिक तो बैन हो गया है बहुत सारी जगह पे। तो बेसिकली स्टिल वी आर यूजिंग देम अगेन एंड अगेन, although we know it. So somewhere we are also responsible for the for damaging our environment, right? So improvement in our lifestyle have resulted in greater amount of waste material generation, ठीक है। जो हमारी लाइफस्टाइल ऐसे सुधर रही है या फिर बोल सकते हो बिगड़ रही है, उसके वजह से क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग सर्टन मटीरियल्स। अगर आप देखो, वाटर बॉटल्स यूज हो रही है इतनी ज्यादा, ठीक है, ऐसा प्लास्टिक जो डिग्रेड नहीं हो पाता जल्दी, उसको हम एनवायरमेंट में फेंक रहे हैं ऐसे ही, सालों साल वो वैसा ही पड़ा रहेगा, वाटर बॉडीज में कलेक्ट होता जाएगा, जिसके वजह से वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स है उनपे उनके लिए हार्मफुल वो हो रहा है, ठीक है। तो ये वेस्ट हम ही कलेक्ट कर रहे हैं। चेंजेस इन द एटीट्यूड इज ऑल्सो हैव एटीट्यूड ऑल्सो हैव थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल। यहाँ पर आप देख सकते हो, एटीट्यूड हमारा ऐसा हो रहा है कि हैव रोल टू प्ले विथ मोर एंड मोर, ठीक है। हमारा जो एटीट्यूड ऐसा हो रहा है कि वी आर यूजिंग देम अगेन एंड अगेन, वी आर नॉट केयरिंग अबाउट इट, ठीक है। थिंग्स वी यूज बिकमिंग डिस्पोजेबल। चेंजेस इन पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। हम पैकेजिंग करने के लिए ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं, ठीक है, और ये यूज एंड थ्रो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये कचरा और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली कचरा बढ़ेगा तो क्या होगा, आवर एनवायरमेंट विल गेट डैमेज्ड, ठीक है। हियर यू कैन सी
कुछ ऐसे भी लोग हैं बेचारे जो कचरा कलेक्ट करते हैं, उसको प्रॉपर डिस्पोज करते हैं, ठीक है, राइट। सो व्हाट is the take through message from this class is basically we should take care of our environment, ठीक है, it is in our hand. We should take care of the response, we should take the responsibility. जो वेस्ट वगैरह है वो मैं नहीं बना कलेक्ट करूंगी, मेरे वजह से जितना कम वेस्ट बन सके उतना बनना चाहिए, राइट। जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है वही यूज में हो, राइट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है उनको आप रीयूज करो, ठीक है, रीयूज करो, रिसाइकल करो, ठीक है, दैट विल बी मोर बेटर, राइट। सो ये सारी चीजें ये हमारे हाथ में है, आवर एनवायरमेंट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज इट फ्रॉम दिस लेसन व्हाट वी कैन लर्न, ठीक है। So this is it for now. We will meet in another lecture like this. Here we have completed yet another lecture, yet another topic over here, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है about our environment and what are our responsibilities, ठीक है। Everybody knows the responsibility, but nobody takes it, ठीक है, nobody is ready to follow them, right? Anyway, so we will stop here. We will meet in another lecture like this. Till then, take care. Bye bye. Keep learning, keep evolving. Bye bye.